जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आज आपका भाई, आपका दोस्त हिंदी व्याकरण का बहुत ही चर्चित बिंदु लेकर रूबरू मुखातिब हुआ है और उस बिंदु के बारे में आज हम सभी लोग मिलकर आपसी वार्तालाप, चर्चा पर चर्चा करेंगे। प्रिय दोस्तों, हिंदी ग्रामर का एक ऐसा बिंदु जिसका नाम लेते ही आपके मानस पटल में याद रखना हमेशा और हमेशा कुछ न कुछ संशय रहता है, और उस बिंदु का नाम है प्रिय दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, यानी जिसे सकर्मक और जिसे अकर्मक नाम हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने दिया। आज हम उन्हीं बिंदु पर आप सभी से आपसी वार्तालाप करेंगे और हर एक हिंदी ग्रामर का जो बिंदु है आपस में उलझा हुआ है उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। प्रिय दोस्तों, आइए आज हम कर्म के आधार पर क्रिया के सकर्मक और अकर्मक पढ़ने वाले हैं। मेरी ये गारंटी है विद्यार्थीगण, जाइएगा नहीं, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा जितेंद्र सर के साथ। ये गारंटी आज तक कहीं भी आपने पढ़ा होगा, वो जो भ्रम नहीं दूर हुआ होगा, बहुत बड़े बड़े चैनलों पे आपने पढ़ा होगा, मेरी गारंटी है एक बार जरूर देखें, और जो भ्रम हुआ होगा, जो आपको वहां नहीं मिला होगा, वो यहाँ मिलने वाला। ये सेवाएं निःशुल्क है विद्यार्थीगण, सिर्फ आपके लिए हैं। तो देर ना करें, जुड़ जाएं फटाफट जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं विद्यार्थीगण। आइए जरा क्या होते हैं सकर्मक और अकर्मक, उन्हीं बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे। तो चलो, कर्म के आधार पर क्रिया के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्रिया कौन सी सकर्मक, कौन सी अकर्मक हो सकता है, वाक्य के संदर्भ में ना देकर 4 स्वतंत्र शब्द भी दे दिए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थीगण, सबसे पहले हम बताएं सकर्मक और अकर्मक क्या होते हैं। ध्यान से सुनना। हमेशा और हमेशा यहाँ भी कर्म है, यहाँ भी कर्म लगा है, दोनों में चीजें कॉमन है, ध्यान से सुनना। लेकिन यहाँ ठीक अ उपसर्ग लगा है, यहाँ ठीक स उपसर्ग लगा है, क्योंकि उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले, प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। बल्कि उपसर्ग और प्रत्यय किसी शब्द के आगे और पीछे लग जाने से याद रखना हमेशा और हमेशा नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, शब्द को अर्थवान बना देते हैं, शब्द में विशेषता ला देते हैं प्रिय विद्यार्थीगण। जबकि हमेशा और हमेशा नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय का कोई अर्थ जबकि नहीं होता है। इतना याद रखना। याद रखना, उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं उनको हम अर्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। स का अर्थ जो है विद्यार्थीगण यहाँ क्या होता है? साथ या सहित होता है, और अ का अर्थ जो होता है विद्यार्थीगण नहीं होता है। मतलब क्या हुआ? याद रखना, जहां किसी वाक्य में हमेशा और हमेशा कर्म मिले, जहां हमेशा और हमेशा वाक्य में कर्म मिले यानी कर्म साथ में हो, उसे सकर्मक क्रिया। जहां किसी वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब आओ इसे पाठ्य पुस्तिका में जैसे दिया है उसको बताते हैं। फिर आपका भाई, आपका दोस्त जो बता रहा है जीवन में गलत नहीं करोगे, और जो भ्रम चल रहा होगा क्या और किसे लगा के प्रश्न करते हैं उसको भूल जाना विद्यार्थीगण। इतने एग्जाम्पल बताएंगे कि आप सदैव गलत करके आओगे, लेकिन हुबहू सही होगा। आइए, जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो कैसे आते हैं, कैसे पाठ्य पुस्तिका में होते हैं, पहले उसको हम देखेंगे। विद्यार्थीगण, आप जानते हैं किसी भी वाक्य का निर्माण कर्ता, कर्म और किससे होता है? क्रिया से होता है। प्रिय दोस्तों, आपके जो बुक में चीजें दी हुई होती हैं कैसे दी हैं, ध्यान से सुनो। वहां ये दी हुई होती है, यदि क्रिया अपना प्रभाव कर्ता पर न डालकर कर्म पर डाले तो याद रखना क्रिया क्या मानी जाती है? सकर्मक। यदि क्रिया अपना प्रभाव कर्ता पर हमेशा और हमेशा न डालकर कर्म पर डाले तो क्रिया सकर्मक। यदि क्रिया अपना प्रभाव कर्म पर न डालकर कर्ता पर डाले विद्यार्थीगण, तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। ध्यान सुना, क्या होगी? अकर्मक होगी। ये तो जो आपकी पाठ्य पुस्तिका होती है उसमें ये लॉजिक दिए रहे होते हैं, पर आप पाठ्य पुस्तिका यानी पुस्तक से तो पढ़ लेते हो, पर आपके कंसेप्ट नहीं दूर होते विद्यार्थीगण। क्यों नहीं दूर होते? आइए जरा देखते हैं। आपको ये नियम जरूर पढ़ के जाना है, और याद रखना, सबसे पहले मैं ये भी बता देता हूँ, क्या और किसे लगा के प्रश्न मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कई बार कुछ उत्तर तो सही आ जाता है, पर कई बार कुछ उत्तर गलत होता है, तो क्या करोगे? तो प्रिय विद्यार्थीगण, आइए जरा देखते हैं।
तो सबसे पहले याद रखना, हम कुछ यहाँ बिंदु लिखे हैं सकर्मक क्रिया वाले स्वतंत्र जो शब्द हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना, बोलना, दुहना, उड़ाना, चलाना। याद रखना ये अगर वाक्य में कहीं भी आ जाए, बहुत ध्यान से सुनना, वाक्य में कहीं भी आ जाए विद्यार्थीगण, इनके साथ कर्म हो या ना हो बीच में, इनके साथ कर्म हो या ना हो बीच में, तब भी क्रिया क्या मानी जाएगी? सकर्मक। यानी जहां किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया हो, कर्म ना आए लेकिन ये क्रिया हो अगर, तो याद रखना क्रिया कैसी मानी जाती? कर्म के आधार पर सकर्मक। इसको देखो, यदि वाक्य के संदर्भ में विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा कहीं वाक्य में रोना, सोना, हंसना, उड़ना, दौड़ना, तैरना, लजाना आ जाए विद्यार्थीगण, तो याद रखना हमेशा और हमेशा क्रिया कहीं आ जाए वाक्य के अंत में, तो क्रिया कर्मक मानी जाती है। यहाँ याद रखना 50% प्रश्न तो इसी से हल हो जाएंगे, जो सत्य चीज मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब कंसेप्ट वाइज सीखना है। जो विद्यार्थीगण बहुत अच्छे होते हैं, टैलेंट होते हैं, उनको कंसेप्ट वाइज सीखना है। आइए, गुमराह नहीं करता हूँ विद्यार्थीगण, फैक्ट बोलता हूँ। आप स्टूडेंट हो इसलिए, हम भी स्टूडेंट थे तो इसका खामियाजा भुगतते थे, पर ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिला। उन भ्रमों को दूर करो सदैव। याद रखना प्रिय विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा पहला नियम है सकर्मक क्रिया का। अकर्मक क्रिया भी हम बताएंगे अभी, याद रखना। सकर्मक क्रिया के नियम क्या है विद्यार्थीगण? यहाँ कहा गया है जहां किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह आ जाए तो क्रिया कैसी मानी जाती है? सकर्मक। जहां किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने आ जाए वो क्रिया कैसी मानी जाती है? सकर्मक मानी जाती है। इसके साथ साथ याद रखना, अगर किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां क्रिया का लिंग और वचन विद्यार्थीगण याद रखना हमेशा और हमेशा कर्म के अनुसार परिवर्तित होता हमेशा और हमेशा दिखाई देगा, कि कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता दिखाई देगा। आज उसी बिंदु पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे। याद रखना विद्यार्थीगण, जहां कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहां क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित होता दिखाई देता है, जबकि वाच्य कर्मवाच्य होना चाहिए था, लेकिन वाच्य भी कृतिवाच्य का उदाहरण हो जाता है। ये अपवाद वाले नियम होते हैं, ध्यान से सुनना। लेकिन कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देने से अगर क्रिया पूछे कर्म के आधार पर सकर्मक या कर्मक, सकर्मक होगा। अगर विद्यार्थीगण पूछे वाच्य कैसा होगा, तो वाच्य पूछे तो कृतिवाच्य होगा, कृतिवाच्य होगा। ध्यान से सुना। यदि अगर पूछे कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो कारक कैसा होता है? कर्ता कारक का उदाहरण बन जाता है। कैसा? कर्ता कारक। कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देने से विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा याद रखना, अगर कहीं भी आ जाए काल पूछे तो काल कैसा हो जाता है? भूतकाल का उदाहरण बन जाता है। कैसा उदाहरण बन जाता है विद्यार्थीगण? भूतकाल का। तो क्रिया पूछे सकर्मक, वाच्य पूछे कृतिवाच्य, कर्ता कारक होगा, भूतकाल का वाक्य बन जाएगा अगर ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सब्जेक्ट में, यानी किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के साथ कर्ता के साथ यानी ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। अभी उदाहरण भी देंगे। दूसरा क्या है नियम? कर्ता, कर्म और क्रिया, जहां किसी वाक्य में कर्म हो बीच में विद्यार्थीगण, तो क्रिया क्या मानी जाती है? सकर्मक मानी जाती है। यानी तीनों चीजें हो, कर्ता, कर्म और क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तीनों चीजें आ जाती हैं, वो भी क्या होता है? सकर्मक क्रिया का वाक्य। दूसरा देखो, तीसरा नियम, कर्ता हो अगर कर्ता के साथ कर्म छुपा हो। कर्म कब छुपा होगा? जब ये क्रिया हमेशा और हमेशा वाक्य में आएगी तो इसके साथ कर्म दे या ना दे। तो अगर इसके साथ कर्म छुपा भी दे विद्यार्थीगण, कर्म छुपा भी दे, तो याद रखना क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। अच्छा, अगला देखो नियम, कर्ता के साथ यदि कोई कारक लगा हो और कारक के साथ साथ कर्म भी हो उस वाक्य में, तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। अकर्मक क्रिया का भी नियम बताएंगे, परेशान मत होना। अगला 5वां नियम, कर्ता अगर किसी वाक्य में कर्ता ना हो, कर्म और क्रिया हो विद्यार्थीगण, वो भी क्रिया कैसी मानी जाएगी? सकर्मक। यानी कुल मिला के अगर जहां कर्म आपको मिलेगा, कर्म मिलेगा, वो क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। जहां किसी वाक्य में कर्म मिल जाए क्रिया क्या होगी? सकर्मक। अगला, कर्ता के साथ जरा देखो हमेशा और हमेशा कर्ता हो, कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, क्रिया हो, कर्म के आधार पर क्रिया क्या होगी? सकर्मक। लेकिन अगर किसी वाक्य में कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा तो याद रखना वो कर्म जो होता है गौण कर्म होता है। गौण कर्म का मतलब होता है प्रिय दोस्तों सजीव होता है। सजीव कर्म के साथ यदि को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। अब आइए कैसे एग्जाम में आप बैठोगे और प्रश्न गलत होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्रिय विद्यार्थीगण,
ताकि हम उदाहरण के साथ समझा सके। सबका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब जरा हम देखते हैं और ध्यान सुना उदाहरण के साथ कैसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे। यहाँ जैसे मैंने दिया, एक एक नियम पर हम बताएंगे। जैसे कर्ता के साथ नेम, और कहीं भी एग्जाम में आप जाओ बैठो तो उदाहरण आपके सही होंगे, प्रश्न सही होगा। जैसे मैंने कहा, प्रिय दोस्तों, राम ने अखबार पढ़ा। राम ने अखबार पढ़ा, ध्यान सुना, राम ने अखबार पढ़ा। ऐसे कहीं आ जाए, राम ने अखबार पढ़ा, सीता ने स्कूटी या गाड़ी चलाई, सीता ने स्कूटी चलाई। विद्यार्थीगण ऐसे जहां भी आ जाएंगे, हमारा कहने का मतलब ये है कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। ये पहले नियम का उदाहरण है। वो क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। याद रखना, अगर किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित होता दिखाई देता है। विद्यार्थीगण, वाच्य कर्मवाच्य होना चाहिए था, लेकिन वाच्य भी अगर पूछे तो कृतिवाच्य का उदाहरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कृतिवाच्य का उदाहरण होना चाहिए। अगर पूछे विद्यार्थीगण ये हमेशा और हमेशा क्रिया सकर्मक अकर्मक, तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। बात समझना। वाच्य मैंने पढ़ा है, प्लेलिस्ट में पढ़ा, वीडियो जाके देखिएगा, दमदार वीडियो होगा विद्यार्थीगण। जहां बैठोगे आग बरसाओगे, मेरी गारंटी है। दूसरे नियम पर कर्ता के साथ कर्म हो क्रिया हो। जैसे दूसरा उदाहरण मैंने ये दिया इसी के साथ, जैसे मैंने दिया यही, सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है। हम ऐसे दे दे, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। विद्यार्थीगण, इसमें तीनों चीजें आ गई, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब, यानी कर्ता कर्म और क्या आ गई? क्रिया। यहाँ राम कर्ता, पुस्तक कर्म और पढ़ना क्या होगी? क्रिया। तीनों चीजें आए तब भी क्रिया क्या होगी विद्यार्थीगण? सकर्मक होगी। बात ध्यान सुना। लेकिन कर्ता हो, अगर कर्म छुपा हो, क्रिया हो, तो भी क्रिया से क्या होगी? सकर्मक। जैसे अब देखो, जैसे मैंने कहा कर्ता हो, जैसे मैंने कहा यही, सोहन 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 पढ़ता है, सोहन पढ़ता है, या राधा राधा खाती है। याद रखना, अब ये वो लॉजिक आ गया जो मैंने अभी सकर्मक क्रिया के कुछ स्वतंत्र शब्द लिखाए थे, पढ़ना, लिखना, बोलना, दोहना, उड़ाना, ऐसे, है ना। तो जरा देखो, अब वो क्रिया यदि कहीं भी वाक्य में आ जाए, क्रिया अगर वो आ जाए, तो याद रखना, यहाँ जो हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथी थे, उन्होंने बताया कि यहाँ कर्म है, पर ये कर्म क्या है विद्यार्थीगण? छुपा है। छुपा है कैसे? अब सोहन पढ़ता है, हो सकता है सोहन पुस्तक पढ़ता हो, अखबार पढ़ता हो, न्यूज पढ़ता हो, कोई पत्रिका पढ़ता हो, तो कुछ ना कुछ पढ़ता होगा। यहाँ ध्यान से सुनो, कुछ ना कुछ पढ़ता होगा। तो विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा यहाँ कर्म छुपा है। अगर वो स्वतंत्र क्रिया कहीं भी आ जाती है, कर्म हो या ना हो, जो मैंने लिखाया था सकर्मक करके इसे लिखाया था, जो स्क्रीनशॉट लिए अभी आप, तो याद रखना, जो वो अगर वाक्य में कहीं भी आ जाए, कर्म दिया रहे ना दिया रहे, तो क्रिया तब भी क्या होगी विद्यार्थीगण? सकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। आ जाओ यहाँ, जैसे दिया है कर्ता के साथ कारक हो पर कर्म हो क्रिया हो। जैसे इसका उदाहरण देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर ऊपर हम बताते हैं। बहुत ध्यान से देखना विद्यार्थीगण, तभी समझ पाओगे, नहीं समझ नहीं पाओगे, क्योंकि कर्म के आधार पर क्रिया सकर्मक और अकर्मक बहुत लोग आपको बताते हैं, पर उनके ही बिंदु नहीं क्लियर होते, तो आपको क्या बताएंगे? जो फैक्ट चीजें। जरा देखो फिर विद्यार्थीगण, अगर इस नियम पर आए, करता हो, जैसे विद्यार्थीगण, हाँ, करता हो कारक हो। जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा, जैसे सीता समोसा खाती है, सीता समोसा खाती है। तो विद्यार्थीगण याद रखना, इसमें तो तीनों चीजें आ गई, कर्ता कर्म और क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया क्या होगी? सकर्मक। अगर यही चीज ऐसे कर दे, सीता छत पर समोसा खाती है। देखो जरा, अब ये नियम लग गया, सीता छत पर समोसा खाती है, ये नियम लग गया इस पर, ये वाला चौथा नियम। और ध्यान सुना, अब जरा देखो, इस वाक्य में सीता सब्जेक्ट हुई, छत पर समोसा खाती, खाती क्या हुई? वर्ब यानी क्रिया। समोसा क्या हुआ? कर्म। हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये हुआ क्रिया। फिर छत पर,
विद्यार्थीगण ये कारक है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहा जाता है? कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर अपना काम कर ले उसी को अधिकरण कहा जाता है। और अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? में और पर। याद रखना, हमेशा और हमेशा जहां आश्रय या समय का भाव प्रकट होता है वहां भी अधिकरण होता है। जाके कारक देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है। विद्यार्थीगण ये क्या है? अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। विद्यार्थीगण ये कारक आया, ये क्या हुआ? कर्ता। देखो अभी इस नियम पर फॉलो हुआ, ये क्या मिला? कारक मिला। कर्ता, कारक, कर्म और क्रिया ये भी आ जाए तो कुल मिला के क्रिया कैसी होगी? कर्म के आधार पर सकर्मक। ऐसे वाक्य याद रखना हमेशा और हमेशा। कारक भी आ जाए और कर्म भी आ जाए तो कर्म पर ही क्रिया डिपेंड होती है। तो क्रिया अपना प्रभाव सबसे पहले कर्म पर जमाने का प्रयास करेगी तो क्या होगा? हमेशा और हमेशा सकर्मक। आइए, कर्ता न हो, कर्म हो, क्रिया हो, तो उस वाक्य में क्रिया कर्ता को जानने का प्रयास करती है। याद रखना, जैसे मैंने कहा इस वाक्य, इस नियम पर, जैसे पत्र लिखा गया, चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी भेजी गई, ऐसे विद्यार्थीगण आएगा। पत्र लिखा गया, चिट्ठी भेजी गई, या गीत गाया गया, ऐसे प्रश्न आएगा। तो इस वाक्य में आपने देखा होगा प्रिय दोस्तों, पत्र और चिट्ठी ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, यानी क्या हुआ? कर्म, और लिखा गया, भेजी गई, वर्ब हुई यानी क्रिया। तो याद रखना, जैसे अपने घर परिवार में होते हैं, अचानक डाक विभाग का कर्मचारी कोई पत्र लेकर आपके नाम पर आ जाए और जो पत्र भेजने वाला हो आपके नाम पर वो अपना एड्रेस या नाम ना लिखा हो, तो जैसे ही आप पत्र पढ़ेंगे तो आप हो गए सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो आप उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, अर्थात ये पत्र यानी चिट्ठी किसने भेजा। तो याद रखना, जहां किसी वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट नहीं होता है और सिर्फ ऑब्जेक्ट और वर्ब हो यानी कर्म और क्रिया हो, तो क्रिया हमेशा कर्ता को जानने का प्रयास करती है। वहां भी क्रिया क्या होगी? प्रिय विद्यार्थीगण, क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। जरा देखो, फिर जरा देखो, इस पे एक नियम हम बना रहे हैं। तो जरा देखो, ऊपर हम लिख रहे हैं विद्यार्थीगण, क्या है यहाँ नियम? यहाँ आ जाओ। कर्ता के साथ अगर कर्म हो उसके साथ वो विभक्ति चिन्ह का लगा प्रयोग हुआ हो, लेकिन वो क्या माना जाता है? गौण कर्म। जैसे हमने दिया उदाहरण के लिए विद्यार्थीगण, जैसे मैंने दिया सिपाही, और सब एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, सिपाही चोर को पकड़ता है या सिपाही चोर को दौड़ाता है। तो विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा इस वाक्य में आपने देखा होगा, जो सिपाही है विद्यार्थीगण ये सब्जेक्ट है, यानी क्या है? कर्ता है, और ये पकड़ना क्या है? प्रिय विद्यार्थीगण क्रिया है। और चोर, इसकी विभक्ति चिन्ह है क्या? को। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह होती है क्या? को। लेकिन चोर यहाँ क्या है? कर्म है कारक ही। बहुत ध्यान सुना, है कारक ही। जबकि मैंने अभी बताया था, जहां बीच में कारक आ जाए, जब उसके साथ कर्म आएगा तभी क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कारक आया। लेकिन कर्म कारक आए, और कर्म कारक जो होगा हमेशा और हमेशा ये कर्म कारक होगा, यानी कर्म के रूप में आया तो ये गौण कर्म है। गौण कर्म है। गौण का मतलब होता है सजीव, सजीव, और उसके साथ वो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अगर कहीं भी हुआ हो गौण कर्म के साथ, तो भी क्रिया क्या होती है? विद्यार्थीगण सकर्मक मानी जाती है। जी हाँ, ध्यान से सुनना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस नियम पर सारे उदाहरण मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको बार बार परेशान करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थीगण, तब हम आपसी वार्तालाप करें। चल, अब हम बात करेंगे सकर्मक हमारे हो गए, अकर्मक क्रिया की। याद रखना, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हमेशा और हमेशा क्या होती है? अकर्मक क्रिया में क्रिया का जो प्रभाव होता है विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा कर्ता पर पड़ता है, और वही होता है अकर्मक। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बिंदु बता रहा हूं, इसके नियम, किसके? अकर्मक क्रिया के नियम। अकर्मक क्रिया का जो पहला नियम होता है, अगर भी कहीं, ध्यान सुना, कर्ता हो वाक्य में और कोई भी सिर्फ और सिर्फ कारक आए, इसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह हो, बहुत ध्यान सुना, पहला नियम क्या होता है?
कर्ता हो, कर्ता और क्रिया के बीच में यदि कोई भी कारक आए, कर्ता और क्रिया के बीच में कोई भी कारक आए लेकिन इसके साथ कर्म ना हो, बहुत ध्यान सुना, लेकिन इसके साथ कर्म ना हो, याद रखना वो क्रिया क्या मानी जाती है? अकर्मक मानी जाती है। क्या मानी जाती है प्रिय विद्यार्थीगण? अकर्मक मानी जाती है। और ध्यान से सुना, दूसरा नियम क्या कहता है? जहां कर्ता हो और प्लस वाक्य में क्रिया हो, और याद रखना इसका मतलब ये हुआ यानी बीच में कर्म ना हो, यानी कर्म न हो, कर्म न हो, तो याद रखना वो क्रिया कैसी मानी जाती है? क्रिया कैसी मानी जाती है प्रिय विद्यार्थीगण? अभी उदाहरण बताएंगे, आप जान जाओगे। सभी उदाहरण नोट करना, अकर्मक होंगे। इसका मतलब क्या हुआ गया कि जो क्रिया आएगी, जैसे मैंने लिखा था रोना, सोना, हंसना, ऐसे बताया था, तैरना, उड़ना। विद्यार्थीगण अगर वो क्रिया कहीं वाक्य में आ जाए तो उसके साथ कर्म छुपा नहीं होता, याद रखना, हमेशा और हमेशा क्रिया कर्मक होगी। अच्छा, इसके साथ साथ विद्यार्थीगण हमारे मानव शरीर में दो क्रियाएं होती है, एक अनैच्छिक एक ऐच्छिक। याद रखना विद्यार्थीगण, अनैच्छिक क्रिया जिसपे हमारा बस नहीं चलता, जैसे सर का खजुलाना, आंखों के पलकों का झपकना, छींक का आना, हृदय गति का तेज होना, अब आप समझ चुके होंगे विद्यार्थीगण। जिन पर हमारा बस नहीं होता है वो सभी के सभी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। प्रकृति द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं जिस पर हमारा बस नहीं चलता, जैसे वर्षा हो रही है, दिन निकल रहा है, पेड़ से डाली टूट गई, ऐसे प्रश्न आते हैं विद्यार्थीगण, बहुत गुस्से घड़ा भरता है, वो भी अकर्मक क्रिया के ही उदाहरण होते हैं। याद रखना, जैसे मैंने कहा यहाँ एक पॉइंट करके लिख दे रहे हैं विद्यार्थीगण, बहुत ध्यान से सुना। और वो बिंदु क्या है? जैसे मैंने कहा शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाएं, शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाएं एवं प्रकृति द्वारा होने वाली क्रियाएं सदैव अकर्मक होते हैं, अकर्मक होते हैं। बहुत ध्यान सुना, क्या होते हैं प्रिय विद्यार्थीगण? बहुत ध्यान सुना, क्या होते हैं? अकर्मक होते हैं। अच्छा, प्रकृति द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं, और हम कह सकते हैं शरीर में समस्त अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? अकर्मक होती हैं, जैसे मैंने बताया। अब हम मिटा रहे हैं, इधर एक एक उदाहरण देखते हैं प्रिय दोस्तों, जैसे आ जाए तो फिर गलत मत करना। जैसे आ जाओ, कर्ता के साथ कोई कारक आ जाए, क्रिया आ जाए, तो कैसे समझोगे? जैसे मैंने कहा विद्यार्थीगण, हम हमेशा और हमेशा आपके एग्जाम में आता है प्रिय दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, जबकि एक वाक्य अशुद्ध होता है। शुद्ध ये होना चाहिए विद्यार्थीगण, पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, क्योंकि वाक्य शुद्धि का नियम होता है। जब आप पढ़ोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, पत्ता पेड़ से गिरता है। ऐसे आता है विद्यार्थीगण, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ध्यान से सुना, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ऐसे दे दे, पक्षी उड़ते हैं। बहुत ध्यान से सुना। अब जरा देखो, हम इधर कुछ लिख रहे हैं जो आप पिछली कक्षा में देखे थे, अभी जस्ट ही। जैसे मैंने ये लिखा था विद्यार्थीगण, जैसे आप लिखे होंगे कि रोना, सोना, हंसना, तैरना, दौड़ना, लजाना, ये सब आपने पढ़ा था। ध्यान सुनो, ऐसे मैंने बताया था, ऐसे मैंने बताया था। उड़ना, तमाम क्रिया बताया था, ये अकर्मक क्रिया होते हैं जहां भी वाक्य में आ जाए। तो हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण देखो जरा,
आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरता है, क्रिया सकर्मक या कर्मक, जबकि है कर्मक। आप जानते हो, ये भी जानते हो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं या पक्षी उड़ते हैं, कर्मक। तो जरा देखो, हमेशा और हमेशा यहाँ वर्ब हुई, यानी ये क्रिया, और पत्ता याद रखना, जैसे ये पेड़ है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये सब्जेक्ट हुआ यानी कर्ता हुआ। लेकिन कर्ता आपने देखा आज तक कहीं जब सेंटेंस का निर्माण होता है तो पहले कर्ता आता है, तब कर्म आता है बीच में, तब क्या आती है, क्रिया आती है। क्या सब्जेक्ट आप कहीं बीच में पाते हो? नहीं पाते हो, यानी ये वाक्य क्या होता है, गलत होता है। आइए जरा देखते हैं, पत्ता पेड़ से गिरता है, गिरना क्या हुई विद्यार्थीगण, क्रिया, और ये वाक्य हमारा शुद्ध होता है, पत्ता हुआ सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता और क्रिया के मध्य में जरा देखो, ये पेड़ से, ये कारक है, अपादान कारक है। क्या विद्यार्थीगण याद रखना, एग्जाम में पूछा जाए अगर कि यहाँ पेड़ क्या है, ऐसे से कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो याद रखना पत्ता हुआ कर्ता, गिरना हुई क्रिया, पेड़ क्या हुआ यहाँ विद्यार्थीगण, अपादान कारक है। और कारक जो भी होते हैं वो या तो संज्ञा होते हैं, या तो सर्वनाम होते हैं, या तो नाउन होते हैं, या तो प्रोनाउन होते हैं। पेड़ कौन सी संज्ञा है विद्यार्थीगण, जातिवाचक संज्ञा है। आपसे पूछे कारक क्या होते हैं, तो कारक या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं, याद रखना। अब देखो, कर्ता और क्रिया के मध्य में ये क्या मिला, कारक मिला। क्या मिला, कारक मिला, तो वो नियम जो था, यानी क्रिया क्या हो गई विद्यार्थीगण, अकर्मक हो गई। तो याद रखना, मैंने बताया था, ये ऐसे भी प्रश्न दे सकता है, गिरना पूछेगा, स्वतंत्र शब्द क्या होगी, अकर्मक होगा। आइए, अब अगर ये प्रश्न ऐसे ही आ जाए तो क्या आप गलत करते हो? तो पत्ता गिरता है ऐसे दे देगा, पत्ता गिरता है, वाक्य ऐसे दे दे, पूछेगा क्रिया सकर्मक या कर्मक। अरे पत्ता गिरता है तो पत्ता गिरेगा कहाँ से, ऊपर से गिरेगा, पेड़ से गिरेगा। तो याद रखना, वो अलगाव का भाव हुआ, जहाँ जुदाई का भाव, अलगाव का भाव, दूरी का भाव, घृणा का भाव, लज्जा का भाव अकर्मक क्रिया का होता है। उदाहरण, तो याद रखना अलग हुआ। तो जरा देखो, यहाँ पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो विद्यार्थीगण यहाँ उड़ना क्या हो गई, क्रिया, और देखो यहाँ आकाश क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। मैंने बताया था अधिकरण कारक, और उसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, में। ये पक्षी क्या हो गया, कर्ता। तो कारक बीच में कोई भी आ जाए, अगर इसके साथ कर्म ना हो विद्यार्थीगण, तो क्रिया क्या होगी, हमेशा और हमेशा अकर्मक। आपने अभी देखा था। आपसे पूछे यहाँ आकाश क्या है, तो बताओगे कारक है। कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है प्रिय विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा। यही चीज ऐसे दे दे कि पक्षी उड़ते हैं, तब भी क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी। अरे पक्षी उड़ेगा कहाँ, पक्षी उड़ेगा कहाँ, आकाश में। और जब उड़ेगा आकाश में तो देखो बीच में कारक आ गया, हमेशा और हमेशा। यानी इस क्रिया का प्रयोग ज्यादातर करोगे तो वहां कारक आएंगे। जैसे मैंने दिया विद्यार्थीगण, ऐसे आपसे पूछे कोई, बच्चा छत से गिर गया, बच्चा छत से गिर गया। अब यहाँ ये पूछे सकर्मक या कर्मक, तो आप बताओगे फट से क्या होगा, अकर्मक होगा, क्योंकि बच्चा छत से गिर गया। यहाँ क्या हुआ, हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण अपादान कारक हुआ, अलग हुआ उससे, हमेशा और हमेशा याद रखना, नहीं तो गलत कर दोगे, तुरंत गलत होगा। तो चल, जैसे हम दे रहे हैं और कुछ प्रश्न, जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आता है विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा तैरना भी दे देगा, हंसना दे देगा, रोना दे देगा। जैसे हम कहें मोहन तैरता है, मोहन तैरता है, लेकिन मोहन तैरेगा कहाँ, नदी में तैरेगा, तालाब में तैरेगा, समुद्र में तैरेगा। तो समुद्र में, तालाब में, तो बीच में आया में, अधिकरण कारक आ गया, अरे क्रियाकर्मक हो गए। जैसे हम ये दे दिए सोहन तैरता है, प्रश्न ऐसे भी दे सकता है, सोहन तैरता है। ऐसे आप वाक्य बनाओ, हमेशा वाक्य के संदर्भ में इसको यूज करो। सोहन नदी में तैरता है, नदी में तैरता है, सोहन नदी में तैरता है। प्रिय विद्यार्थी का जरा देखो, तो यहाँ सोहन हुआ कर्ता, तैरना हुई क्रिया, नदी में क्या हुआ, अधिकरण कारक हुआ, स्थान सूचक संज्ञा शब्द में आया, यानी क्रिया क्या हुई, अकर्मक हुई, हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण। जैसे देखो हमने कहा, यहाँ मैंने वैसे ही बता दिया, ये क्रिया जहां आ जाए वो याद रखना, हमेशा और हमेशा क्या होंगे विद्यार्थीगण, अकर्मक क्रिया में होंगे। जैसे मैंने कहा विद्यार्थीगण, जरा देखो कि छोटे बच्चे बात पर रोते हैं। ये रोते पोते जहां भी आ जाए याद रखना क्रिया कर्मक हो जाएगी। रोना है
अब बात ये कर्म थोड़ी है, यहाँ कर्म ये नहीं है, इसकी विशेषता बता रहा। अरे जब कर्म नहीं है विद्यार्थीगण तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक। आप यही जाना, कहीं रोना आ जाए, सोहन बहुत सोता है तो सोना आ जाए, क्रिया कर्मक। मोहन हंसता है, क्रिया कर्मक। तैरता है, नदी में तैरेगा। दौड़ना आया था, मोहन गाड़ी चलाता है, मोहन गाड़ी चलाता है विद्यार्थीगण, नहीं तो गलत कर दोगे। और मोहन चलता है, दोनों में अंतर आएगा। जी हाँ, मोहन गाड़ी चलाता है और चलता, जैसे हमने दे दिया चलता, तो मोहन चलता है, कहाँ चलेगा? जमीन पर चलेगा, तब वो अधिकरण कारक। सड़क पर चलेगा, रोड पर चलेगा, लेकिन चलाता है, मोहन गाड़ी चलाता है, तो चलाता ही क्रिया जो होगी सकर्मक हो जाएगी। अब मोहन चलाता है, हो सकता है स्कूटी चलाता हो, बाइक चलाता हो, गाड़ी। तो देखो आप के संदर्भ में प्रयोग करके, सोहन गाड़ी चलाता है, सोहन गाड़ी चलाता है। प्रिय विद्यार्थीगण, यहाँ कर्म आया तो क्रिया क्या हो जाएगी? ये सकर्मक हो जाएगा। लेकिन चलता है, सोहन सड़क पर चलेगा, जमीन पर चलेगा। ऐसे आता है दौड़ना, मोहन दौड़ता है तो कहाँ दौड़ेगा? छत पर दौड़ेगा, जमीन पर दौड़ेगा, कारक जरूर आएगा। ऐसे याद रखना विद्यार्थीगण। ये जैसे आता है विद्यार्थीगण, मैंने दिया था प्रकृति द्वारा होने वाली क्रियाएं और शरीर में जो अनैच्छिक क्रिया होती है। अब यहाँ समझ जाना, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से, अब घड़े को कोई भरने वाला नहीं है, क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। उसका सिर खजुलाता है, याद रखना। अब ये अनैच्छिक क्रिया जिसपे उसका बस नहीं चलेगा। विद्यार्थीगण ऐसे भी आएंगे, पेड़ से डाली टूट गई, हो सकता है फल का प्रभाव रहा हो, अपने आप टूट गया हो, पर कोई तोड़ा नहीं। दिन निकल रहा है, वर्षा हो रही है, सभी के सभी क्या होंगे? अकर्मक। आया था, ठूठ खड़ा है। ठूठ खड़ा का मतलब क्या विद्यार्थीगण? ठूठ उसको कहते हैं जो पेड़ पौधे बहुत पुराने होते हैं, टूट के आधा गिर जाते हैं, आधा पड़े रहते हैं, उन्हीं को। अब उनको कोई पढ़ कर नहीं खड़ा है, अपने आप खड़ा है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं तो क्या होंगे? अकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। प्रिय विद्यार्थीगण, गलत कभी मत करना, ऐसे प्रश्न बहुत रूबरू देखने को मिलते हैं। अब जो विद्यार्थीगण क्या और किसे लगा के प्रश्न करते हैं, ऐसे आ जाता है तो वो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्रिया है अकर्मक, लेकिन वो प्रश्न जब करेंगे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्या भरता है? घड़ा। लो जी, आपके अनुसार सकर्मक होना चाहिए था, पर है अकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आप कहोगे क्या उड़ते हैं? पक्षी आपके हिसाब से होना चाहिए सकर्मक, लेकिन है अकर्मक। सुधर जाओ विद्यार्थीगण, साफ सुथरी बातें करता हूँ, और जो चीज़ें एग्जाम में आती हैं वो कंसेप्ट वाइज सीखने का प्रयास करो। और जो बिंदु आपका बचा हो, जो समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कोई प्रश्न भी आपको बचे ये वीडियो देखने के बाद तो उसका जवाब अति अवश्य आप तक पहुंचेगा प्रिय विद्यार्थीगण। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी प्रिय दोस्तों। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।